हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने ईडीएम सेशन पर, जहाँ पर हम लोग ईडीएम्स डिस्कस कर रहे थे। और लेटर बी के कुछ और ईडीएम्स को फर्दर सीखने की कोशिश करते हैं, उनको लर्न करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बहुत सिग्निफिकेंट ईडीएम है। चले तो फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जय हिंद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को, और लेटर बी के जो ईडीएम्स है उनको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मीनिंग समझना है, और मीनिंग के साथ साथ आपको उस ईडियम को कैसे लर्न करना है वो भी आपको देखना है। जैसे पहला ईडियम है आपका बर्न वंस बूट्स। तो बर्न वंस बोट्स का मीनिंग क्या होता है? आपने बोट को क्या करना, जला देना। ठीक, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने नदी पार कर ली, नदी पार करने के बाद आप क्या कर रहे हो, बोट को बर्न कर दे रहे हो। इसका मतलब वापसी के जो रास्ते हैं उनको बंद कर दे रहे हो। रिटर्निंग वेज जो है, जो पॉसिबल रिटर्निंग वेज है, आप उनको क्या कर रहे हो, खत्म कर दे रहे हो। तो वही चीज है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वी हैड बर्न्ड आवर बोट्स। हमने अपने जो बोट्स है वो जला दिए, मतलब रिटर्निंग वेज हमने क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, बाय डिक्लेयरिंग दैट वी वर नॉट गोइंग टू साइन सीटीबीटी, है ना। तो हम सीटीबीटी में साइन करने नहीं जा रहे हैं, इस चीज को लेकर के हमने अपनी बोट्स को बर्न कर दिया, मतलब वापसी के रास्ते बंद कर दिए हैं। जैसे जो स्पेशली जो आईएएस के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते हैं, तो नॉर्मली उनके सामने ऐसे सिचुएशन होती है कि वो वापसी के जो रास्ते होते हैं, रिकवर करने के जो ऑप्शन होते हैं, वो लगभग ऑलमोस्ट खत्म होते हैं। दे शुड बर्न देयर ओन बोट्स व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि एक तो उनका टाइम जा चुका होता है, पैसा जा चुका होता है, एनर्जी जा चुकी होती है, तो उसके बाद उनके पास कोई पॉसिबल रास्ता नहीं है जिससे वापस वो रिकवर कर पाए। तो होप सो क्लियर हो गई बात। बर्न वंस बोट। बी अप टू का मीनिंग क्या होता है, बराबर होना। ठीक है, बी अप टू तो मीनिंग है बी इक्वल टू। तो बहुत टिपिकल नहीं है, इसको तो आप लर्न कर सकते हो। अप टू मतलब बराबर, है ना। तो कह रहा है ही इज अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू ग्राइंड हिज ओन एक्स। तो सीधा सीधा आपको लर्न रखना है, बी अप टू मतलब बी इक्वल टू, बराबर होना। बाय इसका मीनिंग होता है बाय द वे। बाय से वैसे कई सारे इडियम बनते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका बाय द बाय का मतलब होता है बाय द वे। बाय द वे व्हाट इज योर एज, वैसे तुम्हारी एज क्या है ना। तो ये पूछना चाह रहा है, तो बाय द बाय व्हाट इज योर एज, बाय द वे व्हाट इज योर एज, आप ऐसे कह सकते हैं। बैटेड ब्रेथ, जिस समय आपकी जो धड़कने हैं, ब्रेथ जो है वो बहुत तेज है, बीट करे, तेज बीट करे। बैटेड मतलब बीट करना, ब्रेथ मतलब सांस, है ना। तो जब आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो उस समय आप बहुत ज्यादा फील करेंगे कि आपके जो क्या कहा जाए, इनहेलिंग और एक्सेलिंग का प्रोसेस है वो बहुत तेज हो रखा है। ठीक है, मतलब ब्रीथ करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन से कहीं ज्यादा तेज है, तो उसी को बोलते हैं बैटेड ब्रेथ। ये एक इडियम है आपका, बैटेड ब्रेथ। याद रखिएगा, इन एंजाइटी एक्सपेक्टेंसी, है ना। इन एंजाइटी मतलब थोड़ा सा चिंता है क्या होने वाला है। जैसे कोई मैच है, बड़ा ही क्रूशियल मैच है और बहुत ही रोमांचक सिचुएशन में है, तो एवरीवन हैज बैटेड हिज ब्रेथ, है। तो यू कैन से लाइक दिस, जैसे ये लिख रहा है द फेट ऑफ द मैच, मैच का जो भाग्य है, हंग इन बैलेंस, ठीक। एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विद बैटेड ब्रेथ। बहुत चिंता के साथ, बहुत एक्सपेक्टेंसी के साथ वो क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। बैंडी वर्ड्स वर्ड्स मतलब शब्द, और कैसे शब्द कहना जो बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव है। ठीक है, इसका मतलब आप किसी के साथ क्या कर रहे हो, बहस कर रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो, है ना। तो वो कहना चाह रहा है बैंडी वर्ड्स से मेमोराइज कर सकते हो। वर्ड्स का मतलब शब्द, और कैसे शब्द कहे जा रहे हैं जो खास तौर से आर्ग्यूमेंट के रूप में है। तो इसका मीनिंग टू रैंगल, टू अर्ग, क्लियर। तो वेन एवर यू विल फाइंड या यू फाइंड कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, स्पेशली दे आर कपल, है ना, तो वहां पर दे आर यूजिंग बैंडी वर्ड्स, है ना। वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अर्ग कर रहे हैं। अमूमन आप ऐसे कह सकते हो कि जो बच्चे बड़े जो एल्डर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो बैंडी वर्ड्स कर रहे होते हैं, इट मीन्स वो अर्ग कर रहे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ओबीडियंट चिल्ड्रन
डोंट बेंडी वर्ड्स विद देयर पेरेंट्स। जो आज्ञाकारी पुत्र होते हैं वो क्या करते हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो बेंडी वर्ड्स नहीं करते व्हेन दे आर एडवाइस्ड। जब उनके पेरेंट्स उनको एडवाइस कर रहे होते हैं तो उस समय वो अर्घ नहीं करते हैं, है ना। जैसे आप जानते हो किशोरावस्था एक ऐसी एज होती है, ठीक है, जिस एज में जिसको बहुत तूफानी एज कहा गया है। इस समय जो बालक की सिचुएशन होती है वो कैसी होती है, वो अपने पिता को पिता के तरीके ट्रीट नहीं करता। उसको लगता है कि मेरे जो पिता है वो क्या ही जानते हैं, उनसे ज्यादा मैं जानता हूँ, है ना। तो वो क्या करता है, बात बात पे अर्ग करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो एज ही ऐसी है, ठीक। तो इन दैट एज, ये आप ये कह सकते हो, इस एज में वो नॉर्मली क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैंडी वर्ड्स यूज करता है। तो होप सो बैंडी वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। बी इन वंस बोनेट, बी इन वंस बोनेट का मतलब क्या है, बहुत ही क्रेजी होना, बहुत ही फंसी होना, ये इसका मीनिंग है। लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। बी इन वंस बोनेट, ठीक है, बी इन वंस बोनेट का मतलब क्या है कि आपके एक तरीके से आप बहुत ज्यादा वाइड दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे हो, आप चीजों को बहुत ही नैरो माइंडेड से सोच रहे हो। दूसरा, इसको और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर करना चाहें, ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है और उनसे असंतुष्ट होता है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। इसलिए यहाँ पर जो आपको टर्म मिलेगा, टर्म क्या मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है टू बी फसी, है ना। कह रहा सी सीम्स टू हैव अ बी इन हर बोनेट, ठीक है। और क्या कह रहा है, बिकॉज सी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर, क्योंकि वो हमेशा लोगों में दोषी निकालने का काम करती है, इसलिए वो हमेशा कैसा ट्रीट करते हैं, कैसा उसका बिहेवियर समझ आता है, टू बी फसी। तो मीनिंग समझ आ गया, छोटी छोटी बातों को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, स्पेशली बहुत ही डिससेटिस्फिकेशन के साथ। तो ये इसका मीनिंग है। बाइट द डस्ट, धूल चाटना, है ना। जैसे अभी श्रीलंका वालों से आप ये पूछ लीजिए कि उन्होंने इंडिया की टीम ने उनको कैसे हराया है, तो आपको बहुत परफेक्ट एग्जांपल मिल जाएगा। दे हैव बाइट द डस्ट, ठीक है। तो मीनिंग क्या हो गया, टू बी डिफीटेड, हार जाना, टू बी डिफीटेड, हार जाना। और ये हारना नहीं है, ये तो मतलब क्या कहा जाए, एक तरीके से साम्राज्य स्थापित करने की तरीके है। वैसे अब ऑफिशियली श्रीलंका को अपने नाम के साथ श्री हटा देना चाहिए, ठीक है। अगर वो मतलब वास्तव में इस पराजय को स्वीकार कर रहे हैं तो उनको श्री हटा लेना चाहिए है। तो कह रहा है टू बी डिफीटेड, हार जाना। पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप फाइनल तो बड़ी दूर की बात है इनकी, है ना। ये पहले सेमी फाइनल तक पहुंच जाए, ये पहले इंडिया से ही जीत जाए, बहुत बड़ी बात है इनके लिए, है। तो फिलहाल जब जब ये वर्ल्ड कप में खेले इंडिया के खिलाफ, हमेशा इनको बाइट द डस्ट करना पड़ा है, हमेशा इनको हार का सामना करना पड़ा है। अनदर वन, ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग एक तरीके की लेडी है, और लेडी जो बहुत ज्यादा अपने आप को पेडांटिक साबित करना चाह रही है। पेडांटिक का मतलब होता है जो अपने नॉलेज का बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, वेदर उसके पास नॉलेज है या नहीं है, लेकिन वो उसको शो ऑफ करने की बहुत कोशिश करता है। दैट लेडी, दैट पर्सन इज कॉल्ड पेडांटिक, है ना। तो एक आप कह सकते हो, वैसे तो मतलब कोई पर्सन या लेडी, खासतौर से स्पेशली यूज करते हैं लेडी के लिए, तो कोई ऐसी लेडी, वैसे तो वो एजुकेटेड है, और एजुकेटेड होने का मतलब ये है कि वो उस लेडी को कैसा होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, मृदुल होना चाहिए, लेनियंट होना चाहिए, है। लेकिन वो क्या कर रही है, जैसे जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो उनको आप देखेंगे वो हमेशा कैसे होते हैं, बहुत ही हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, ठीक। तो ये जस्ट अपोजिट है कि एजुकेटेड है लेकिन फिर भी उसके अंदर का जो पेडांटिक क्वालिटी है वो नहीं जा रही है। पेडांटिक का मीनिंग क्या होता है, पेडांटिक का मीनिंग जो अपने नॉलेज को शो ऑफ करने वाला हो, बोस्ट ऑफ करने वाला हो, उसको बोलते हैं पेडांटिक। तो ब्लू स्टॉकिंग समझ में आ गया, ब्लू स्टॉकिंग, है ना। तो एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी, होप सो मीनिंग समझ में आ गया होगा। नोबडी लाइक्स टू मिक्स विथ हर, कोई व्यक्ति उससे मिलना नहीं चाहता। क्यों नहीं मिलना चाहता, बिकॉज सी इज अ ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग है मतलब एजुकेटेड तो है लेकिन वो पेडांटिक नेचर वाली लेडी है, ठीक है। होप सो क्लियर हो गई बात। अनदर वन, आगे बढ़ते हैं। बुक वार्म, बुक वार्म होता है किताबी कीड़ा। वार्म मतलब कीड़ा, बुक मतलब बुक हो गई, किताबी कीड़ा मतलब जो हमेशा डिवोटेड रहता है, मतलब अपना जो टाइम है वो क्या करता है, बुक्स पर ही देता है, हमेशा बुक्स में एंगेज रहता है, उस पर्सन को बोलते हैं बुक वार्म। तो इसको क्या कहता है, पर्सन इन द हैबिट ऑफ प्योरिंग ओवर बुक्स, जो हमेशा बुक्स में लगा रहता है, ऑलवेज एंगेज्ड इन बुक्स, है ना, उसको बोलते हैं बुक वार्म।
ही हैज नो टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज बिकॉज ही इज अ बुक वॉर्म। ठीक है, कई मायने में बुक वॉर्म होना सही भी है, लेकिन कई मायने में बुक वॉर्म होना गलत भी है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो यू शुड बी बुक वॉर्म, है ना, तो आपको बुक वॉर्म होने की जरूरत है। लेकिन आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, हमेशा बुक्स में एंगेज रहते हैं, लेकिन आपको सोशल लाइफ बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब लोगों के साथ तो कैसे टैकल करना है, लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फिर आपको यू शुड नीड टू बी सोशलाइज, तो आपको सोशल होने की जरूरत है। ठीक है, तो बुक वार्म होना मतलब एक तरीके से कहा जाए ठीक भी है, लेकिन ऑलवेज बुक वार्म रहना, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको बाकी चीजें नहीं आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। होप सो बात क्लियर हो गई होगी। जैसे आप ये देखेंगे अमूमन क्लास में जो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं, ठीक है, और कुछ पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन वो एक्चुअल में चीजों को प्रैक्टिकली समझना नहीं चाहते हैं, वो केवल रटना चाहते हैं, है ना, वो केवल मेमोराइज कर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे वो पीके मूवी में तुम देखते हो, वो है, ठीक है, चतुर है, कौन है, चतुर है शायद, वो क्या करता है, ठीक, वो हमेशा चीजों को मेमोराइज करता है, रटने की कोशिश करता है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक और आता है आपका बिब्लियोफाइल, एक वर्ड ही आता है, ये शायद आपने वन वर्ड में पढ़ा होगा। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लवर ऑफ बुक्स, यू कैन से लवर ऑफ बुक्स। जो पुस्तक प्रेमी है उसको बोलते हैं हम लोग बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी। होप सो क्लियर हो गई बात। ब्रिंग डाउन टू हॉर्स, ब्रिंग डाउन टू हॉर्स मीनिंग होता है अप्लाउज करना, ठीक है, मतलब प्रशंसा गेन करना। जैसे अभी मोहम्मद शमी की जो फॉर्म चल रही है, ठीक है, हर एक को उनको अपलाउड कर रहा है, हर एक व्यक्ति उनको एडमायर कर रहा है। ठीक है, तो ब्रिंग डाउन टू हॉर्स, ब्रिंग डाउन टू हॉर्स का मतलब रिसीव अपलाउज। दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच, यद्यपि उसका मेडन स्पीच था, पहला भाषण था, पहला स्पीच था। ही ब्रॉट डाउन द हॉर्स बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल, उसकी ओरेटरी स्किल की वजह से उसको बहुत ज्यादा क्या मिली, प्रेज मिली, एडमिरेशन मिली, है ना। यू कैन से लाइक दिस। बैड एग, बैड एग का मतलब होता है व्यर्थ का व्यक्ति, बेकार का व्यक्ति, है ना। एग, एग जो कैसा है बैड है, पर्सन जो कैसा है बैड है। तो बैड एग का मतलब जो काम का नहीं है उसको बोलते हो। जैसे आप बोलते हो अ मैन ऑफ स्ट्रा, ये आपने पढ़ा होगा, अ मैन ऑफ स्ट्रा, STRAW। इसका मीनिंग क्या होता है, व्यर्थ का व्यक्ति, बेकार का व्यक्ति, जो किसी काम का नहीं है, उसको बोलते हैं बैड एग। ठीक है, तो वैसे बैड एग कह सकते हो या अ मैन ऑफ स्ट्रा, वर्थलेस फेलो, वर्थलेस पर्सन, जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो एग जो बेकार हो चुका है, पर्सन जो काम का नहीं है, he comes upon noble family but he himself is a bad egg, है ना। तो व्यक्ति वैसे तो रॉयल फैमिली से आता है, लेकिन वो कैसा सीम्स हो रहा है, बैड एग के तरीके सीम हो रहा है, इसका मतलब वो काम का नहीं, वर्थलेस है। अनदर वन, बिसाइड द मार्क, मार्क से हट करके। जैसे मान लिया, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको मान लिया ऐसे राइटिंग दी गई है ना, और दो पर्सन है जो ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक को मार्किंग, एक की मार्किंग बहुत अच्छी आई है, एक की मार्किंग बहुत खराब है। ठीक है, तो दोनों में रीजन क्या है, एक ने बिल्कुल रिलेवेंट होकर के लिखा है जैसा बोला गया। कई बार आप इस बात को ऑब्जर्व करते हो कि किसी व्यक्ति ने बहुत कम लिखा है, बहुत थोड़ा लिखा है, और उसने क्या किया है, उसको बहुत अच्छे मार्क मिल गए। किसी ने बहुत ज्यादा लिखा है, ठीक है, लेकिन टू द पॉइंट नहीं लिखा है, जो नीड थी वो उस तरीके से नहीं किया है, तो वो कैसा है, वो है बिसाइड द मार्क, है ना। इस चीज को आप और अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि हर एक एग्जाम की अपनी एक क्या कहा जाए टोन ऑफ क्वेश्चंस होती है, कि जिस तरीके से अगर हम कहें तो मतलब टोन होती है, हर एक क्वेश्चन के पूछने का जो एक दायरा होता है, एक वो होता है, उसी तरीके से मतलब कुछ बच्चे सेम उसी पैटर्न पर तैयारी कर रहे होते हैं कि वो उसी सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिस तरीके से उस एग्जाम में PYQ जाए, बाकी चीजें हैं, उसी एग्जाम पैटर्न पर काम कर रहे होते हैं। दूसरे हैं जो सब कुछ मतलब गेन करना चाह रहे हैं, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। एक बिसाइड द मार्क तैयारी कर रहे हैं, एक बिल्कुल रिलेवेंट होकर तैयारी कर रहे हैं, तो वही है बिसाइड द मार्क। तो आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब आप देखोगे कि कोई बच्चा है जो केवल 4 घंटे पढ़ रहा है और उसका सिलेक्शन हो गया, 4 घंटे पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो हो सकता है 10 घंटे पढ़ रहा हो सकता है 8 घंटे पढ़ रहा हो, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ वो कैसे स्टडी कर रहा है, बिसाइड द मार्क।
इररिलेवेंट तरीके से कुछ भी गेन कर ले रहा है, कैसे भी गेन कर ले रहा है, तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। तो वही चीज कह रहा है इररिलेवेंट तरीके से। नोबडी एग्रीड विथ हिम, कोई भी व्यक्ति उससे सहमत नहीं है, बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट्स हैव बिसाइड द मार्क। कह रहा है भाई कोई भी व्यक्ति उससे बात कर ले सब व्यर्थ है, बेकार है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा टू द पॉइंट बात ही नहीं करता, वो बिसाइड द मार्क बात करता है, इररिलेवेंट तरीके से बात करता है। बर्न वंस फिंगर, जब आप बर्न वंस बोट पढ़ रहे थे वहीं पर इसको डिस्कस करना चाहिए था, बर्न वंस फिंगर। तो देखो बर्न वंस बोट का मतलब आपने पढ़ा कि वापसी के रास्ते बंद कर देना, रिटर्निंग वेज क्लोज कर देना। लेकिन अगर कहा जाए बर्न वंस फिंगर, अपनी फिंगर को जला लेना, तो खुद का घाटा सहना कि भाई तुम अपनी उंगलियों को क्यों बर्न कर रहे हो, है ना। इसका मतलब वाई आर यू बियरिंग द लॉस, आप इस लॉस को क्यों बियर कर रहे हो। तो टू गेट इनटू ट्रबल, खुद को मुसीबत में डालना, खुद को लॉस में डाल लेना, ये होता है बर्न वंस फिंगर, खुद की उंगलियां जलाना। तो मीनिंग क्या है? दोज हु इंटरफियर इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स। ये बहुत बड़ी बात है, कभी किसी के पचड़े में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ठीक है। और इससे हमेशा आप भी का लॉस होगा। आप कितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, अगर उनको आप सुनिए तो हमेशा इस बात के लिए आपको सजेस्ट करेंगे कि कभी किसी दूसरे के उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका खुद का नुकसान होगा, हो सकता है आपका खुद का डिफेमेशन हो जाए। कह रहा ऑफन बर्न देयर फिंगर्स, वो अक्सर अपनी ही उंगलियां जला लेते हैं, मतलब खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं, है ना। कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो आपको मिल जाएंगी कि मतलब बात कहीं की चल रही हो लेकिन उनका इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है। जैसे कंगना रनौत के बारे में आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि वो मतलब किसी ना किसी मैटर में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। आइए आज का लास्ट इडियम है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है कि दिवा स्वप्नों में होना, डे ड्रीम में होना, ये इसका मीनिंग होता है। तो मीनिंग क्या है? इन रेवरी, रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, दिवा स्वप्नों में होना, ये मीनिंग होता है ब्राउन स्टडी का। तो ब्राउन स्टडी मतलब आप इमेजिनेशन में हो, आप मतलब रियलिस्टिक अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे हो। जैसे आपने कहा था एक पीछे आप अगर आपको याद आ रहा हो, आपने पढ़ा था बिल्ड कॉसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का मतलब क्या होता है? वही दिवा स्वप्नों में होना, रियलिस्टिक अप्रोच ना होना, है ना। तो उसी कहते हैं डे ड्रीम, रेवरी। और इसी तरीके से अगर बात करें तो एक आता है आवरी टावर, ये आगे हो सकता है आपको पढ़ने को मिले, आवरी टावर, है ना। तो ये मीनिंग क्या होता है? इसका भी मीनिंग सेम है, क्या हो? इमेजिनेशन में होना। कह रहा ही कुड नॉट फॉलो सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर, ठीक है, उसने फॉलो नहीं किया मेरे ऑफर के सिग्निफिकेंस को। ही वॉज इन ब्राउन स्टडी, क्योंकि वो किस में था? ब्राउन स्टडी में था, डे ड्रीम में था। तो ये तीन इडियम है जिनका मतलब डे ड्रीम होता है। उनमें से एक आपका ब्राउन स्टडी है, एक आपका बिल्ड कॉसल्स इन द एयर है, एक आपका आवरी टावर है। तो ये तीन इडियम जिनका मीनिंग है इन डे ड्रीम, इन इमेजिनेशन। होप सो तीनों आपको क्लियर होंगे। साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर, आगे इडियम्स को फिर से कैरी करेंगे। फिलहाल लेटर बी वाले इडियम हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइज।